इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th फिजिक्स यूनिट 4 एंड चैप्टर नंबर 7 एसी को पढ़ने वाले हैं वन शॉट वीडियो में, जैसे कि आपने देखे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होगी एसी अल्टरनेटिंग करंट से कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। तो आपको पता ही है, ये अपन यूनिट 2 में पढ़ चुके हैं। If current changes their magnitude and direction with respect to time, if current changes their magnitude and direction with respect to time, then this type of current is called AC। यदि करंट टाइम के रिस्पेक्ट में अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करे तो इसी को हम कहते हैं AC अल्टरनेटिंग करंट। ये आपको बनना चाहिए। AC करंट जो रहता है, इसके लिए हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं। AC करंट का जो इक्वेशन होता है, ज़रा ध्यान दीजिए, इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है I = I0 sin ओमेगा टी। ओके, आपको बनना चाहिए। नेक्स्ट, साथ में ये बात भी आप याद रखें कि एसी सोर्स का जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ एसी सोर्स, वो इस टाइप से होता है कुछ। ओके, और इस चैप्टर में जो एसी करंट का हल है वही हल पोटेंशियल और ईएमएफ का भी होता है। वोल्टेज जो होता है एसी सोर्स का, जो वोल्टेज होता है वो होता है V0 sin ओमेगा टी, एंड जो ईएमएफ होता है वो होता है E = E0 sin ओमेगा टी। ओके स्टूडेंट्स, आपको बनना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है एवरेज करंट। तो आइए एवरेज करंट को ध्यान देते हैं। एवरेज करंट, तो इसकी जो शुरुआत होगी सबसे पहले ये होगी I = Q/T से। ओके, I = Q/T से इसकी शुरुआत होगी। फिर हमें क्या करना होगा, देखिए हम बताएंगे कि यहाँ पे डी की बैलेंसिंग अगर कर दी जाए तो ये dQ/dt हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, dQ बन जाए dQ, I का dt में तो I dt हो जाएगा। सिंस इक्वेशन ऑफ AC जो होता है वो होता है I = I0 sin ओमेगा टी। ये चीज़ को आप याद रखें। तो dQ आपका रहेगा चलेगा, I की जगह हो जाएगा I0 sin ओमेगा टी और ये हो जाएगा dt। अब हम कर रहे हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो INT इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dw, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन I0 sin ओमेगा और ये dt। डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कटेगा, Q आ जाएगा, I0 हो जाएगा बाहर, अंदर रह जाएगा आपका sin ओमेगा टी इंटू dt। टाइम चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम होगा आपका t। तो Q = हो जाएगा आपका I0। तो स्टूडेंट्स, ये क्योंकि एवरेज करंट का निकाल रहे हैं इसलिए टाइम की लिमिट जो होगी वो T/2 होगी। आइए इसे आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और साथ में टी के साथ कौन है, ओमेगा, तो ओमेगा आ जाएगा नीचे। ये आपको पता चाहिए। ये होगा 0 से T/2 एवरेज करंट के लिए। तो आइए इसे आगे बढ़ाते हैं। Q = हो जाएगा, माइनस को आगे निकाल दो, माइनस I0 के अपॉन में ओमेगा आ जाएगा, माइनस बाहर निकल गया, कॉस ओमेगा टी, और ये होगा 0 से T/2। तो Q = हो जाएगा माइनस I0 अपॉन ओमेगा, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार कॉस ओमेगा आपका रहेगा चलेगा, टी की जगह होगा T/2, एक बार कॉस ओमेगा, टी की जगह 0। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हायर लिमिट माइनस रख के माइनस I0 अपॉन ओमेगा। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि ओमेगा बराबर होता है 2π/T। तो इसी को याद रखिए, ओमेगा की जगह होगा 2π/T, कॉस रहेगा चलेगा, ओमेगा की जगह आपका 2π/T इंटू T/2 माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0 मतलब कॉस 0। देखिएगा ध्यान से क्या हो सकता है, 2 से 2 कैंसिल, T से T कैंसिल। तो Q = माइनस I0 के पास T जाएगा, 2π नीचे रहेगा, ये होगा कॉस पाई माइनस कॉस 0। तो कॉस पाई मतलब कॉस 180, कॉस 180। कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, और कॉस 0 की वैल्यू भी 1। तो -1 और -1 हो जाएगा -2। तो Q = हो जाएगा माइनस I0T अपॉन 2π। ये हो जाएगा -1 -2, 2 से 2 कट गया और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। तो Q = हो जाएगा I0T अपॉन पाई। ये आपको बनना चाहिए स्टूडेंट्स। अब Q की वैल्यू को उठा के हमको फिर वापस वहीं पर रखना पड़ेगा जहाँ से हमने इक्वेशन स्टार्ट किए थे। सिंस I = होता है Q/T, अब मैं लिख देता हूँ कि इफ़, यदि आपका करंट एवरेज हो जाएगा
देन उसी समय आपका जो टाइम रहेगा टाइम वो भी एवरेज हो जाएगा, T/2 हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए I = Q/T में I की जगह IAV रखा जाए, Q की जगह Q की वैल्यू रखी जाए, I0T ये रखा है Q की वैल्यू, I0T अपॉन पाई अपॉन 1/T की जगह रखा जाए, अपॉन T की जगह रखा जाए T12। ओके स्टूडेंट, T12, T से T कट गया, 2 प्लट के ऊपर जाएगा तो IAV जो होगा आपका हो जाएगा 2I0 अपॉन पाई। ये है आपका एवरेज करंट का फॉर्मूला। तो IAV = 2 पाई मतलब 3.14 I0। जब 3.14 के डबल जीरो को आप ऊपर सरका देंगे तो 200/314 हो जाएगा, और इसका जो आंसर आएगा IAV वो होगा 0.637 टाइम ऑफ I0 ये आएगा। IAV बराबर 637 रहेगा, डेसिमल के नीचे 1000 लग जाता है I0। तो IAV को नीचे का 100 हटेगा, ऊपर बन जाएगा परसेंट, और ये हो जाएगा 63, बचेगा 10, तो 63.7% ऑफ I0। तो एवरेज करंट जो होगा वो 63.7% ऑफ I0 होता है, ये आपको बनना चाहिए स्टूडेंट्स। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट को। तो RMS करंट को देखिएगा सभी ध्यान से। RMS करंट, ये न्यूमेरिकल्स में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो RMS करंट को देखिएगा ध्यान से सभी। सिंस इसकी शुरुआत होगी जूल सेटिंग इफेक्ट H = I² RT से, आपको बताना पड़ेगा इफ़ यदि T की जगह आपका DT हो जाए देन H के प्लेस पे आपका DH हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा DH बराबर I² R और T की जगह होगा DT। सिंस I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा T। रख दिया जाए इसको उठा के ऊपर, तो DH आपका रहेगा चलेगा, I की जगह हो जाएगा I0 साइन ओमेगा T का स्क्वायर, और ये होगा RDT। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो DH आपका रहेगा चलेगा, ये हो जाएगा I0 का भी स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर ओमेगा T, और ये होगा RDT। अब हम कर देते हैं इंटीग्रेशन इन बोथ साइड्स, तो INT इन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन इन बोथ साइड से क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ DH इंटीग्रेशन ऑफ I0², R को सामने डाल लो, साइन स्क्वायर ओमेगा T, और ये होगा आपका DT। डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कटेगा, H आ जाएगा, I0² R बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा T, और ये होगा DT। अब साइन स्क्वायर ओमेगा T का अगर आपको पता हो तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो इसके लिए अब हमें एक काम करना होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे कि साइन स्क्वायर एक्स हम बताएंगे कि सिंस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है 1 - cos 2x अपॉन 2k। तो हमको थोड़ी देर के लिए इसको ओमेगा टी को एक्स से ट्रीट करना है। किससे ट्रीट करना है, देखिए हमें ओमेगा टी को ट्रीट करना है एक्स से, ये इसको हम एक्स मान ले रहे थोड़ी देर के लिए। तो चलिए देखते क्या हो सकता है। तो एच तो आपका रहेगा चलेगा I0 अपॉन आर, भी आपका रहेगा चलेगा I0² अपॉन आर। साइन की जगह रखा जाएगा 1 - cos 2, एक्स की जगह रखा जाएगा ओमेगा टी अपॉन 2, और ये हो जाएगा स्टूडेंट कितना dt। तो चलिए अब देखते हैं इसे। तो H = I0² R आपका है ही बाहर, इंटीग्रेशन का साइन है ही अंदर, बस dt को अंदर भेजो, और 2 को हम बाहर निकाल दे रहे, ये 2 को हमने बाहर निकाल दिए। तो dt जैसे अंदर आएगा तो dt - cos 2 ओमेगा t, और ये हो जाएगा आपका dt। चलिए तो स्टूडेंट इंटीग्रेशन को अब 2 भागों में बांट देते हैं अंदर इंटू करके। तो H बराबर हो जाएगा I0² R इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t, और ये होगा dt। तो स्टूडेंट्स इतना हिस्सा आपका हो जाएगा 0, क्योंकि आपको पता होना चाहिए साइन 2 ओमेगा, cos 2 ओमेगा, tan 2 ओमेगा, सब 2 ओमेगा, 3 ओमेगा, 4 ओमेगा जहाँ भी दिखे वो टर्म अपने आप ही 0 हो जाती है ना। तो इस कारण आपका H जो होगा वो होगा I0² R, डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कटेगा, यहाँ पे t बचेगा स्टूडेंट्स, क्या बचेगा t। अब t की हमें यहाँ पे लिमिट लेना पड़ेगा 0 से कैपिटल T, तो उस हिसाब से आपका H 0 से कैपिटल T, तो उस हिसाब से आपका होगा H बराबर I0² R, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हायर लिमिट में t आएगा, लोअर लिमिट में 0 होगा। ये आपका H का फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स, ओके। और अपॉन में 2 चल ही रहा है आपका। चलिए
तो इतना तो आपका तैयार हो गया है। अब इसको उठा के शुरुआत में ही रखा जाएगा, सिंस h इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी में लिखेंगे इफ़ i इक्वल्स आई आर एम एस हो जाए देन t इक्वल्स टू हो जाएगा t। तो देखते क्या होगा। तो h की जगह हो जाएगा, देखिए ध्यान से, आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई टू। आई की जगह हो जाएगा आई ये वाला है, इसमें आई की जगह हो जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर, आर की जगह आर और स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी। तो स्टूडेंट्स आर टी से आर टी तो वैसे ही कैंसिल होगा। अब आप देख पा रहे होंगे आई आर एम एस का स्क्वायर और एल एच एस में बचा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टू। तो आई आर एम एस जो है इसका जो स्क्वायर है वो सामने वाले का बन जाएगा स्क्वायर रूट आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टू। यही है स्टूडेंट मेन आर एम एस। रूट भी है यहाँ पे, मीन भी है और स्क्वायर भी है। रूट भी है और अपॉन में टू मतलब मीन भी है और आई नॉट के ऊपर स्क्वायर भी लगा है, तो यही है रूट मीन स्क्वायर, ये आपको बनना चाहिए। तो इस हिसाब से आई आर एम एस जो होगा आपका आई आर एम एस वो हो जाएगा आई नॉट आ जाएगा बाहर, नीचे रह जाएगा रूट टू हो जाएगा नीचे रूट टू। ये भी आई आर एम एस का एक रूप है। अब आई आर एम एस बराबर क्या होगा, आई नॉट अपॉन रूट टू नीचे है, रूट टू का रेशनलाइजेशन हो जाएगा रूट टू। तो आई आर एम एस बराबर हो जाएगा रूट टू की वैल्यू रख देंगे 1.414 और रूट टू नीचे टू हो जाएगा आई नॉट। तो आई आर एम एस बराबर हो जाएगा 0.707 टाइम ऑफ आई नॉट, या आई आर एम एस जो होगा उसको 707 अपॉन 1000 लिखा जाता है आई नॉट, या आई आर एम एस जो होगा नीचे का 100 हटेगा ऊपर लग जाएगा परसेंट, तो हो जाएगा 70.7% ऑफ आई नॉट। ये स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ बनना चाहिए। ये आई आर एम एस और एवरेज करंट का हो चुका है। ओके, अब स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक जो है वो है करंट बाय अल्टरनेटिंग करंट बाय रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। आइए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं करंट बाय रजिस्टर। करंट बाय रजिस्टर, तो देखिए स्टूडेंट ये कोई रजिस्टर है जिसका रजिस्टेंस आर है, ये जुड़ा है आपका एसी सोर्स से जिसका वोल्टेज V इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी होता है। इससे आई करंट फ्लो हो रहा है और इसका अपोज कर रहा है रजिस्टर, है ना। तो डिस्क्रिप्शन तो आप लिख ही दीजिएगा कि एक्स एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, आई उससे अमाउंट ऑफ फ्लोइंग करंट है, और एसी सोर्स है जिसका वोल्टेज V इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट बात करेंगे सिंस ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ आपका होता है V इक्वल्स टू आई आर। ओके स्टूडेंट्स, तो I इक्वल्स टू हो जाएगा V बाय आर। तो I इक्वल्स टू V की जगह V की वैल्यू रख दी जाए वी नोट साइन ओमेगा टी और नीचे हो जाएगा R। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि I अपॉन आर और V अपॉन आर इक्वल्स टू आई होता है। तो अगर ये V नोट लगा तो आई भी प्रोपोर्शनल करन आई नोट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स I इक्वल्स टू वी नोट अपॉन आर को हम लिख देते हैं आई नोट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा इसलिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा जीरो। क्या लिखना पड़ेगा, जीरो। इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट में जीरो का फेज है। कितने का फेज है वोल्टेज करंट में, जीरो का। और रही बात इनके फेजर डायग्राम की, तो इनका फेजर डायग्राम स्टूडेंट ऐसे बनेगा। तो इनका फेजर डायग्राम देखिए इस टाइप से बनेगा, वोल्टेज एंड करंट। ये देखिए स्टूडेंट्स, जब इनके बीच में फेज जीरो आया तो आपका एक करंट रहेगा और वोल्टेज भी देखिए हम इसी से ऊपर से अलग पेन का यूज़ करके हम पार करवा दे रहे। ये देखिए फेज सेम होना चाहिए स्टूडेंट, है ना। जीरो फेज है मतलब फेज क्या होना चाहिए इनका, सेम, ना कोई आगे ना कोई पीछे, फेज सेम होना चाहिए। यहाँ पे 0 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई। तो ये हो गया करंट बाय रजिस्टर। ओके, इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये फेजर डायग्राम है। अब हम देख रहे हैं करंट बाय कैपेसिटर। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है करंट बाय कैपेसिटर। देखिए करंट बाय कैपेसिटर, तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें आपने एक चीज़ जो देखा कि वोल्टेज करंट सेम फेज पे है, लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे नीचे। इसमें फेज ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज सेम, दोनों के सेम है ना, और सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं करंट बाय कैपेसिटर। तो करंट बाय कैपेसिटर को आप ध्यान दीजिए, करंट बाय कैपेसिटर इस टाइप से है। ये है एक्स कोई डिवाइस है जिसका कैपेसिटेंस C है। ये डिवाइस जुड़ी हुई है किससे, एक्स एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है ना। ये जुड़ी एक एसी सोर्स है जिसका वोल्टेज V इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी है। डिस्क्रिप्शन आप लिख दीजिएगा
कि इन गिवन फिगर एक्स इज अ डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटर और साथ में उसका कैपेसिटेंस सी है और आई उससे अमाउंट ऑफ फ्लोइंग करंट है। अब इसकी शुरुआत डायरेक्ट हम यहाँ से करेंगे कि सिंस आई इक्वल्स टू होता है क्यू बाई टी, तो हम डी की बैलेंसिंग कर देते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए Q प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इक्वल्स टू होता है सी वी, आप भूलना मत। तो I इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी रहेगा, इसकी जगह सी वी हो जाएगा। हियर V इक्वल्स टू होता है वी नोट साइन ओमेगा टी, या भूलना मत। तो I इक्वल्स टू हो जाएगा डी अपॉन डी टी, सी आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा वी नोट साइन ओमेगा टी। ओके, वी नोट को भी बाहर निकाला जाए तो I इक्वल्स टू हो जाएगा सी वी नॉट डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। तो स्टूडेंट साइन ओमेगा टी जो रहता है उसका होता है कॉस ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और टी के सामने ओमेगा है जो आ जाएगा नीचे। ओके, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। सी वी नॉट ओमेगा आपका बाहर आ जाएगा। ओ सॉरी स्टूडेंट्स, गड़बड़ी हुई है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन में इनटू में आता है, ओमेगा जो है वो डिवाइड में ना के इनटू में आता है। इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाता है और डिफरेंशिएशन में इनटू में रहता है ना। तो डी अपॉन डी टी फिर से ओमेगा टी का होगा तो ओमेगा आ जाएगा इसका, तो सी वी नॉट ओमेगा आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा कॉस ओमेगा टी। आपको बनना चाहिए स्टूडेंट्स। अब देखिए सी वी नॉट और ओमेगा ये सब कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे आई नॉट। क्या बोलेंगे इस कांस्टेंट को हम? आई नॉट, पीक करंट। तो आई इक्वल्स टू आपका हो जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी। और आपको बताना चाहिए कि सिंस कॉस थीटा जो होता है वो होता है साइन 90 प्लस थीटा के बराबर, तो थीटा तो आपका ये ओमेगा टी से ट्रीट करना है आपको। तो आई आपका हो जाएगा आई नॉट, कॉस की जगह हो जाएगा साइन, थीटा की जगह हो जाएगा ओमेगा टी और प्लस पाई बाई टू को हमने पीछे सर कर दिया। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने एक चीज़ सीखा कि करंट लीड कर रहा है। देखिए करंट आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी तो होता ही है, पर प्लस पाई बाई टू लग गया इसमें। प्लस पाई बाई टू मतलब करंट लीड करते दिख रहा है फ्रॉम वोल्टेज, है ना, करंट लीड्स फ्रॉम वोल्टेज। तो देखिए इसका जो फेजर डायग्राम होगा, फेजर डायग्राम वो क्या होगा, देखिए इसका फेजर डायग्राम होगा वी एंड आई। देखिए स्टूडेंट्स ये आप बना दीजिए किसको, करंट को, और वोल्टेज को कर दीजिए पीछे, वोल्टेज को पाई बाई टू से पीछे कर दीजिए। ये देखिए ओके स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा वोल्टेज और आपको दिख रहा है जीरो, ये वाला हिस्सा पाई है, ये वाला हिस्सा 2 पाई है और ये आएगा उनके बीच वाला हिस्सा। तो बीच वाला हिस्सा क्या होगा, पाई और पाई का जो बीच का होगा पाई बाई टू होगा, ये हो जाएगा 2 पाई और 1 पाई 3 पाई बाई टू, है ना स्टूडेंट्स। से आपको बनना चाहिए, गड़बड़ हुआ पाई, ये वाला होगा 2 पाई और ये वाला होगा 3 पाई, ये गड़बड़ी हुई। ठीक है, देखिएगा इसको ध्यान से, पाई और पाई, जीरो और पाई के बीच वाला पाई बाई टू, 1 पाई और 2 पाई के बीच का 3 पाई बाई टू और 3 पाई और 2 पाई के बीच वाला होगा 5 पाई बाई टू। ये स्टूडेंट्स आपको बनना चाहिए। ये हो गया करंट बाय कैपेसिटर। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है करंट बाय रजिस्टर, तो आइए उसे भी देखते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है करंट बाय रजिस्टर, करंट सॉरी कैपेसिटर इंडक्टर। हमने आपको रजिस्टर करा दिए, करंट बाय कैपेसिटर करा दिए, अब हम करा रहे करंट बाय इंडक्टर कॉइल। तो देखिए स्टूडेंट्स, करंट बाय इंडक्टर कॉइल क्या होगा, फैराडे का सेकंड लॉ, E प्रोपोर्शनल टू होता है डी फाई अपॉन डी टी। तो E बराबर हो जाएगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी, फाई प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाई बराबर होगा स्टूडेंट आपका एल आई। तो E बराबर हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी, फाई की जगह एल आई, माइनस E के पास रख जाएगा, एल बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी। तो माइनस E के अपॉन में स्टूडेंट आपका एल हो जाएगा, ये होगा डी आई अपॉन डी टी। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दे पाएंगे तो डी आई अपनी जगह पे ही रहेगा, माइनस E अपॉन एल अपनी जगह पे ही रहेगा और डी टी जो है वो डिवाइड से आ जाएगा इनटू में। ठीक है, और ये इसका फिगर बनाना चाहे तो ऐसा बना सकते हैं। एक्स एक डिवाइस है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है, ये जुड़ा है आपका AC सोर्स से। कैसे जुड़ा है? AC सोर्स से, जिसका वोल्टेज V इक्वल्स टू होता है वी नोट साइन ओमेगा टी। अब आगे बढ़ा जाए, सिंस E इक्वल्स टू होता है आपका E नोट साइन ओमेगा टी, बताए थे आपको शुरू में ही।
तो डी आई आपका रहेगा चलेगा, ई की जगह हो जाएगा माइनस ई नोट साइन ओमेगा टी के अपॉन में एल, और साथ में आ जाएगा स्टूडेंट डी टी। अब हम कर दे रहे इंटीग्रेशन इन बोथ साइड से, तो डिफरेंशिएशन से कटे जाएगा आपका इंटीग्रेशन, बचेगा आपका आई माइनस ई नोट बाय एल आपका रहेगा जैसे का वैसा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी और ये हो जाएगा आपका डी टी, होगा साइन ओमेगा टी और डी टी, ये स्टूडेंट्स आपको बनना चाहिए। अब साथ ही साथ क्या होगा देखो ध्यान से, आई इक्वल्स टू माइनस ई नोट अपॉन एल, साइन का होता है कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा फिर नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं, आई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ई नोट के अपॉन में एल ओमेगा, माइनस माइनस या प्लस नहीं करना, माइनस कॉस ओमेगा टी आपका पड़ा रहेगा ही। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए यहाँ पे माइनस ई नॉट एल ओमेगा को हम बोलेंगे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आई नॉट। तो आई इक्वल्स हो जाएगा आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी, और माइनस कॉस ओमेगा टी जो होगा स्टूडेंट ज़रा इसको समझिए आप सभी, कॉस को बोलते हैं हम साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा को हम बोलते हैं साइन 90 माइनस थीटा, और माइनस कॉस थीटा अगर यहाँ लगा दी जाए, जैसे आपको ये दिख रहा है माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा साइन रहेगा चलेगा, थीटा बन जाएगा पॉजिटिव और पाई बाई 2 हो जाएगा नेगेटिव। बस इसी चीज़ का ख्याल रखना है स्टूडेंट्स हमें, और हमारा आंसर आके तैयार हो रहा है। आई इक्वल्स हो जाएगा आई नॉट माइनस कॉस थीटा की जगह हो जाएगा साइन थीटा माइनस 90, तो थीटा हो जाएगा ओमेगा टी, माइनस 90 मतलब माइनस पाई बाई 2। तो स्टूडेंट्स आप इसमें देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, इसमें करंट माइनस पाई बाई 2 पे, करंट क्या हो रहा है, करंट माइनस पाई बाई 2 हो गया। ओके, करंट माइनस पाई बाई 2 होने का अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे करंट पीछे हो गया, करंट क्या हो गया पीछे। ओके, तो ये बना देते वी एंड आई, ये देखिए हम यहाँ पे इसको जान दे रहे इसे, ये आपका क्या होगा देखिए, ये आपका वोल्टेज रहेगा, और करंट माइनस पाई बाई 2 पे है, इसलिए करंट को पीछे से लेना पड़ेगा हमें। तो देखिए 0, ये हो जाएगा पाई, ये क्या हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 पाई, और ये हो जाएगा 4 पाई, और ये इनके बीचों बीच से आएगा। 0 और पाई के बीच में आएगा पाई बाई 2, 2 पाई और इसके बीच में होगा 3 पाई बाई 2, और ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 5 पाई बाई 2। ओके, तो ये इसका रहेगा फेजर डायग्राम, आप इसे ध्यान से। हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स, वो कुछ डेफिनेशंस है। ये डेफिनेशन है रिएक्टेंस की, तो रिएक्टेंस आप देखिएगा ध्यान से। रिएक्टेंस का मतलब होता है, रिएक्टेंस को शो करते हैं एक्स से। तो स्टूडेंट्स अगर फ्लोइंग करंट के वे में, फ्लोइंग करंट है उसके वे में अगर हम एक इंडक्टर कॉइल लगा दे या कैपेसिटर लगा दे, फ्लोइंग करंट के वे में यदि हम एक इंडक्टर कॉइल लगा दे या एक कैपेसिटर लगा दे, और इंडक्टर कॉइल और कैपेसिटर जो फ्लोइंग करंट का अपोज करे, तो इसको हम रिएक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंस। इफ एन इंडक्टर कॉइल और अ कैपेसिटर, इफ एन इंडक्टर कॉइल और अ कैपेसिटर क्रिएट्स प्रॉब्लम इन द पाथ ऑफ फ्लोइंग करंट, देन इट विल कॉल रिएक्टेंस। अगर इंडक्टर कॉइल करती है तो इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस। इसको शो करते हैं स्टूडेंट एक्स के फुट में एल से। और अगर कैपेसिटर प्रॉब्लम क्रिएट करता है फ्लोइंग करंट के वे में, तो इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको शो करते हैं एक्सी से। ओके स्टूडेंट, और एक्सएल बराबर होता है एल ओमेगा, ये आप जानते हैं, और एक्सी इक्वल्स होता है 1/c ओमेगा, ये भी आप जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि एक्सएल हमेशा बड़ा होता है एक्सी से, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, मतलब करंट के वे में जितना इंडक्टर प्रॉब्लम क्रिएट करता है उससे कम कैपेसिटर क्रिएट करता है प्रॉब्लम। और स्टूडेंट इनके ग्राफ भी रह गए हैं, तो इनके ग्राफ देख लीजिए। इनका ग्राफ जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्जेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस वर्जेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक्सएल बराबर होता है एल ओमेगा, एल रहेगा ओमेगा इक्वल्स होगा 2 पाई अपॉन टी, एल 2 पाई 1 अपॉन टाइम पीरियड को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो एक्सएल जो है बराबर हो जाएगा 2 पाई एल कांस्टेंट, और ये एफ, ये पूरा कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जाएगा ग्राफ, ये होगा एक्सएल, ये होगा एफ, ये ग्राफ जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, जो 2 पाई एल होगा। और ये एक्सी वर्जेस एफ कर्व की बात है, तो वो देखिए एक्सी इक्वल्स टू 1/c ओमेगा, सी ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी होता है, तो 1/c 2 पाई, और 1/t को बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो एक्सी बराबर 1/2 पाई सी इंटू 1/f, ये आपका सब कांस्टेंट में आएगा। तो इसका जो ग्राफ रहेगा स्टूडेंट्स, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में जाएगा, ये होगा एक्सी, ये होगा एफ, नहीं ग्राफ आपका स्टूडेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में जाएगा, जो होगा 1/2 पाई सी, ये आपको बनना चाहिए।
अगली बात रही स्टूडेंट इम्पेडेंस की, तो इम्पेडेंस भी आप सीख लीजिए। इम्पेडेंस जो होता है फ्लोइंग करंट के वे में कोई दो, जिसमें से आर नेसेसरी है। आर क्या है स्टूडेंट? आर है नेसेसरी। फ्लोइंग करंट के वे में कोई दो जिसमें से आर नेसेसरी हो, या तो एल आर या सी आर। मतलब फ्लोइंग करंट के वे में इंडक्टर और रजिस्टर, या इंडक्टर या कैपेसिटर और रजिस्टर, कोई दो या ज़्यादा से ज़्यादा तीनों के तीनों ही, तीनों के तीनों ही फ्लोइंग करंट का जब अपोज करते हैं तो इसको कहते हैं हम इम्पेडेंस, और इम्पेडेंस को शो करते हैं Z से। इफ एनी टू आउट ऑफ थ्री इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर in which R is compulsorily creates problem in the path of flowing current, then it will call impedance. We denote impedance by Z. impedance को हम Z से शो करते हैं, आपको बनना चाहिए स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अगला टॉपिक जो है LCR सर्किट, है ना, इसे ध्यान से देखिएगा आप सभी। तो अगला टॉपिक है हमारा LCR सर्किट। तो LCR सर्किट में हमको 5 फॉर्मूले देखने होता है: वोल्टेज, करंट, इम्पेडेंस, फेज और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। हमको इन फॉर्मूले को देखना होता है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये है हमारा LCR सर्किट। इसमें इंडक्टर कॉइल भी लगी है, इसमें कैपेसिटर भी लगा है और इसमें रजिस्टर भी लगा है। ठीक है, ये आपका हो गया LCR सर्किट। ये जुड़ा है AC सोर्स से, जिसका वोल्टेज V = है V0 sin ω t। तो स्टूडेंट्स आपको बनना चाहिए 3 चीज़ें हैं: X इंडक्टर कॉइल, Y कैपेसिटर और Z है रजिस्टर। इसका सेल्फ इंडक्टेंस L है, इसका कैपेसिटेंस C है और इसका रेजिस्टेंस R है, और एक करंट को फ्लो किया जा रहा है I को। ठीक है, आपको बनना चाहिए। और वोल्टेज जो प्रोड्यूस हो रहा है इंडक्टर के लिए वो VL, कैपेसिटर के लिए जो होगा वोल्टेज वो VC, और रजिस्टर के लिए जो होगा वो होगा VR। ये स्टूडेंट आपको इतना बनना चाहिए। तो इन्हीं के बेस पे अब हम एक फेजर डायग्राम बना लेते हैं LCR का। तो LCR का फेजर डायग्राम ये होगा। R कंपलसरी होता है, ये नेट वोल्टेज हो जाएगा। और अब 2 चीज़ बची है L और C, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं VL - VC। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री का और ये हो गया इनके बीच का फेज। तो आइए अब इसे देखते हैं। तो सबसे पहले अब हमें करना होगा क्या, हम सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं X, Y और Z को। तो X हो जाएगा इंडक्टर, Y हो जाएगा अ कैपेसिटर और Z हो जाएगा अ रजिस्टर। VL, VC और VR एक लिख देते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस X मतलब हमने X को तो हम समझ चुके ना, X इंडक्टर है। ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Y और ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Z। अब स्टूडेंट्स अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। VL, VC और VR, तो ओम के नियम से V = IR होता है, ये ओम्स लॉ से I × R। तो I रहेगा। अगर L प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो इसका रेजिस्टेंस XL हो जाएगा, और C प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो इसका रेजिस्टेंस XC हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये आपको बनना चाहिए। अब हम सीधे लगा रहे हैं ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम, और आपका V नेट वोल्टेज हम ला ले रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की जगह आएगा V नेट का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह VL - VC का स्क्वायर और बेस की जगह VR का स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप देख पा रहे होंगे तो V आपका रहेगा चलेगा, इसका स्क्वायर सामने का स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये आपका हो जाएगा VL - VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ये आपका नेट वोल्टेज हो गया। अब सिंस इसका और डेफिनेशन देख लेते हैं, V = VL की जगह हो जाएगा स्टूडेंट IXL, और VC की जगह होगा IXC का होल स्क्वायर, और VR की जगह होगा IR का स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट हम। तो V बराबर हो जाएगा, देखिए I निकल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा XL - XC का स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा I का भी स्क्वायर और ये होगा R का भी स्क्वायर। तो V = हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, I का भी स्क्वायर, ये हो जाएगा XL - XC का स्क्वायर, ये होगा I का भी स्क्वायर, ये होगा R का भी स्क्वायर। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो V = हमने निकाल लिए I स्क्वायर को, अंदर बचेगा XL - XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
स्क्वायर से शुरू कटेगा, आई आ जाएगा बाहर, अंदर क्या रहेगा आपका, अंदर देख लीजिए, अंदर आपका रहेगा एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपका वोल्टेज का एक फॉर्मूला ये वाला भी हो गया स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए सिंस एक्सएल इक्वल्स टू एल ओमेगा और एक्सी इक्वल्स टू 1/c ओमेगा, तो इसका एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा, वी इक्वल्स टू आई एक्सएल की जगह एल ओमेगा और एक्सी की जगह 1/c ओमेगा का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसके लिए आप तैयार रहे स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। करेंट की बात रही तो करेंट को हम देख लेते हैं। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा वी के अपन में, ये देखिए वी यहीं पे रहेगा, ये इसको देखिए वी यहीं पे रहेगा, आई यहीं पे रहेगा, वी यहीं पे रहेगा और इसके अपन में रूट आ जाएगा। तो रूट क्या हो जाएगा, रूट आपका हो जाएगा देखो एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये भी सही है करेंट का फॉर्मूला। या आई इक्वल्स टू वी तो आपका रहेगा एक्सएल की जगह हो जाएगा आपका एल ओमेगा, एक्सी की जगह 1/c ओमेगा का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपका करंट का ये वाला फॉर्मूला भी हो जाएगा, इसको ज़रा ध्यान से देखते चलो आप सभी। अब रही बात इम्पेडेंस की, तो इम्पेडेंस भी हमारा निकल के तैयार है। इम्पेडेंस जो होता है वो क्या होता है, वो होता है वी अपॉन आई बराबर आर होता है, और आर इक्वल्स टू जेड जिसको हम इम्पेडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पेडेंस। तो उस नाते वी के अपन में आई को कर दो, रूट ऊपर आ जाएगा, रूट वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। तो वी के अपन में आई हो जाएगा और रूट वाला पार्ट जो है आपका ऊपर हो गया, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपका ऊपर हो चुका है, इसको ज़रा ध्यान दीजिए आप सभी। तो z इक्वल्स टू आपका हो जाएगा रूट वाला हिस्सा एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ये आपका z आ गया स्टूडेंट्स। या इसका एक और फॉर्मूला भी हो सकता है, z इक्वल्स टू एक्सएल इक्वल्स टू होता है आपका एल ओमेगा और एक्सी होता है 1/c ओमेगा का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपको बनना चाहिए स्टूडेंट्स। ये आपका इम्पेडेंस आ गया। अब हमें निकालना है फेज़। तो फेज़ मतलब ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस के बेस पे हमें tan थीटा लगाना होगा। ये हमारा फेज का काम करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा इन ट्रायंगल एबीसी। इसमें ट्रायंगल एबीसी में tan थीटा, थीटा की जगह फाई रखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की जगह tan फाई होगा, परपेंडिकुलर की जगह VL माइनस VC होगा, बेस की जगह होगा VR। तो स्टूडेंट्स फाई यहीं पे रहेगा, tan इधर आके हो जाएगा tan इनवर्स VL माइनस VC अपॉन VR। ये भी सही है। या फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स VL की जगह होगा IXL, VC की जगह होगा IXC और VR की जगह होगा IR। तो फाई बराबर tan इधर होके tan इनवर्स हो जाएगा, आई निकल जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा एक्सएल माइनस एक्सी के अपॉन में IR। आई से आई कट गया स्टूडेंट्स। तो आप देख पा रहे होंगे फाई इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स एक्सएल मतलब एल ओमेगा और एक्सी मतलब 1/c ओमेगा अपॉन आर। ये हो जाएगा। अब रही बात स्टूडेंट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सिर्फ LCR सर्किट में ही काम करता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी केवल कहाँ वर्क करता है, LCR सर्किट में, आप भूलना मत। तो देखिए आप ध्यान से, सिंस एक्सएल बराबर एक्सी, जब एक्सएल बराबर एक्सी होगा तो इसी को कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। नेंस कंडीशन जब एक्सएल एक्सी बराबर हो जाए, तो एक्सएल बराबर होता है स्टूडेंट एल ओमेगा, एक्सी बराबर होता है 1/c ओमेगा। ओमेगा ओमेगा एक तरफ आ जाएगा तो ओमेगा 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 स्क्वायर हो जाएगा और एल आ जाएगा सी के पास नीचे, तो ओमेगा इसका स्क्वायर बन जाएगा सामने वाले का स्क्वायर रूट 1/LC। 1 निकल जाएगा बाहर, अंडर रूट LC पड़ा रहेगा। अब सिंस ओमेगा बराबर होता है स्टूडेंट 2π/t, ये होगा 2π इंटू 1/t को हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2πf बराबर 1 के अपॉन में अंडर रूट LC। तो f आपका वहीं पे रहेगा 1/√LC आपका रहेगा, चलेगा 2π आ जाएगा नीचे। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ये आपको बनना चाहिए। ओके, तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे 3 टॉपिक बस लास्ट बचे हैं, इसके साथ ही चैप्टर खत्म होगा। एक टॉपिक है एवरेज पावर का, दूसरा है हमारा टॉपिक क्यू फैक्टर का, तीसरा है ट्रांसफार्मर। और इसके साथ ही हमारा ये 1 शॉट वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो आइए देखते हैं। तो पहला हम देख रहे हैं एवरेज पावर का डेरिवेशन। एवरेज पावर, आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इसकी शुरुआत करनी होगी। देखिए इसकी शुरुआत होगी सिंस P इक्वल्स टू VI से। ओके, अब आप जानते हैं स्टूडेंट कि सिंस नहीं बट आएगा, V इक्वल्स टू होता है V0 sin ओमेगा t और I इक्वल्स टू जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है I0 sin
ओमेगा टी। अब प्लस पाई बाई टू भी होता है स्टूडेंट, और माइनस पाई बाई टू भी होता है ना। पाई बाई टू को हम क्या बोलते हैं, पाई बाई टू को हम बोलते हैं एंगल, और एंगल को हम बोलते हैं फाई फेज। तो हमने यहाँ पे प्लस पाई बाई टू की जगह प्लस फाई ले लिया। पाई बाई टू मतलब एंगल है, इसलिए हमने यहाँ पे फाई ले लिया, या माइनस भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वी और आई की वैल्यू रख दी जाए इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 पी बराबर हो जाएगा वी की जगह वी नोट साइन ओमेगा टी, आई की जगह हो जाएगा आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो पी इक्वल्स हो जाएगा स्टूडेंट वी नोट आई नोट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो स्टूडेंट से कोई फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला तब होगा जब सामने साइन के सामने टू लगेगा, तब बन जाएगा टू साइन ए इंटू साइन बी। तो एक काम करते हैं, हम इंटू में भी तो अपने 1 लगा देते हैं। अब 1 को बैलेंस करने के लिए हमने 2 का इंटू 2 का डिवाइड कर दिए, तो ये हो जाएगा वी नोट आई नोट, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो स्टूडेंट्स क्या होगा देखिए, P इक्वल्स टू हो जाएगा वी नोट आई नोट, 2 को हम लिख देते हैं नीचे के रूट 2 इंटू रूट 2, ये 2 को हम साइन के पास सरका दे रहे ऊपर के, तो 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आगे बढ़ते हैं, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा वी नोट अपॉन रूट 2 आई नोट अपॉन रूट 2 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो स्टूडेंट आपको पता नहीं चाहिए फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का। तो इसी को आगे देखते हुए P बराबर हो जाएगा वी नोट अपॉन रूट 2 आई नोट अपॉन रूट 2, यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट कॉस ए माइनस बी मतलब ए की जगह ओमेगा टी और बी की जगह ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाई अपॉन 2 माइनस कॉस, पूरा वही रहेगा ब्रैकेट, बस प्लस में आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस की जगह प्लस ओमेगा टी प्लस फाई के अपॉन में 2। तो स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान दीजिए, P बराबर हो जाएगा वी नोट अपॉन रूट 2 या आई नोट अपॉन रूट 2, ब्रैकेट को खोला जाए, कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस माइनस फाई अपॉन 2 माइनस कॉस 1 ओमेगा टी होगा 2 ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2। तो स्टूडेंट देखिए आप सभी ध्यान से, प्लस ओमेगा टी से माइनस ओमेगा टी कटेगा, ओके आपको बनना चाहिए। देखिए आप ध्यान से, तो स्टूडेंट्स इसमें अपॉन में 2 नहीं लगता, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तब क्या होगा, इसको हम आगे बढ़वाते हैं, देखते क्या होता है। वो साइन सी प्लस डी में लगता है, ये होता है वी नोट अपॉन रूट 2, ये होता है आई नोट अपॉन रूट 2। ये क्या होगा स्टूडेंट देखिए, कॉस माइनस फाई और ये होगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई। तो स्टूडेंट आपको समझाते हैं कि जहाँ भी कॉस 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा साइन कुछ भी 2 3 4 में दिखता है तो वो नेगलेक्ट होता है। और साथ में एक बात और पता होनी चाहिए, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो प्लस कॉस थीटा होता है। तो P बराबर देखिए वी नोट अपॉन रूट 2 आई नोट अपॉन रूट 2 और ये हो जाएगा कॉस फाई। स्टूडेंट अब आपको देखना है कि यदि P बराबर पी ए बी हो जाए देन वी नोट अपॉन रूट 2 जो है वो वी आर एम एस बन जाएगा, वी आर एम एस, और आई नोट अपॉन रूट 2 जो रहेगा वो बनेगा आई आर एम एस। तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स P की जगह पी ए वी, वी नोट अपॉन रूट 2 हो जाएगा वी आर एम एस, आई नोट अपॉन रूट 2 हो जाएगा आई आर एम एस, और ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका कॉस फाई। ये हो गया आपका एवरेज पावर का फॉर्मूला, इसे आप प्रैक्टिस में ज़रूर लीजिए। अब हमारा जो अगला फॉर्मूला स्टूडेंट्स वो है क्यू फैक्टर का, तो आइए उसे स्टार्ट करते हैं। क्यू फैक्टर, इसको स्टूडेंट क्वालिटी या क्वांटिटी फैक्टर भी बोलते हैं। तो आइए इसका फॉर्मूला हम देखने वाले हैं, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला ये होता है क्यू फैक्टर बराबर 2 पाई इंटू एनर्जी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर स्टोर्ड इन इंडक्टर, और ये होगा एनर्जी लॉस आई आर एम एस स्क्वायर आर टी, है ना। ये चीज़ आप याद रखिए। सिंस आई आर एम एस जो होता है हमने अभी थोड़ी देर पहले आई नोट अपॉन रूट 2 होता है, तो क्यू बराबर हो जाएगा 2 पाई हाफ एल आई नॉट स्क्वायर के अपॉन में आई नोट अपॉन रूट 2 का स्क्वायर आर और टी। तो देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से सभी,
तो Q बराबर हो जाएगा 2 पाई हाफ L आई नॉट स्क्वायर, हो जाएगा आई नॉट का भी स्क्वायर और √2 का 2 हो जाएगा RT। तो आई नॉट स्क्वायर साइन नॉट स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया स्टूडेंट्स। तो Q बराबर आएगा देखिए 2 पाई L अपॉन RT। ओके 2 पाई L अपॉन RT। तो देखिएगा सभी Q बराबर होगा 2 पाई 1 अपॉन टी, मतलब फ्रीक्वेंसी ऊपर चला गया, 1 अपॉन टी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऊपर चला गया R इंटू एल। तो स्टूडेंट्स आपको बताना चाहिए ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी 2 पाई एफ 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई एफ को हम ओमेगा बोलते हैं। तो Q बराबर हो जाएगा ओमेगा एल अपॉन आर, ये वाला जो ओमेगा है या ओमेगा बन जाएगा, तो ओमेगा एल अपॉन आर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये हो गया Q फैक्टर का एक फॉर्मूला। और Q फैक्टर का दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। Q फैक्टर का जो दूसरा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो ये होगा, देखिए इसी फॉर्मूले पे हम आते हैं। Q इक्वल्स टू 2 पाई L, R को इधर कर दीजिए और F को इधर कर दीजिए। सिंस F बराबर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आपने पढ़े थे 2 पाई अंडर LC होता है। 2 पाई अंडर क्या होता है LC, उसी को हमें रखने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। तो Q बराबर हो जाएगा 2 पाई L R और ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर LC। तो Q बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, Q बराबर 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा स्टूडेंट्स, ऊपर बचेगा L नीचे R LC। तो क्या होगा देखिए Q बराबर 1/R बाहर आ जाएगा, L को आप लिख सकते हैं अंडर LL, तो हो जाएगा अंडर LL अपॉन LC, LCL कट गया, Q बराबर हो जाएगा 1 अपॉन R अंडर L अपॉन C। तो स्टूडेंट्स आपको ये बनना चाहिए कि Q फैक्टर आपका होता है यहाँ पे टोटली समाप्त और एवरेज पावर भी। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो बचा हुआ है और उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में ट्रांसफार्मर होता क्या है उसका मैं डायग्राम बना देता हूँ, उसके बेस पे हम समझते हैं। ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है स्टूडेंट्स, एक में प्राइमरी कॉइल होती है छोटी और सेकेंडरी कॉइल होती है बड़ी, और प्राइमरी कॉइल हमेशा जुड़ती है एसी सोर्स से। ओके स्टूडेंट्स, और एक में क्या होता है, और सेकेंडरी कॉइल अनदर सोर्स से जुड़ता है, और एक में क्या होता है स्टूडेंट, प्राइमरी कॉइल होती है बड़ी जो एसी सोर्स से जुड़ती है, और सेकेंडरी कॉइल होती है स्टूडेंट छोटी, है ना। तो स्टूडेंट आपको समझना चाहिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर दो टाइप के हैं, एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी छोटी और सेकेंडरी कॉइल बड़ी, और दूसरे वाले में क्या है प्राइमरी कॉइल बड़ी और सेकेंडरी कॉइल छोटी। तो इसमें हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं स्टूडेंट, प्राइमरी छोटी है और सेकेंडरी बड़ी, इसमें हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो ये होगा स्टेप अप, और दूसरा होगा स्टूडेंट हम सीढ़ी नीचे उतर रहे, प्राइमरी सेकेंडरी पे उतर रहे हैं तो ये होगा स्टेप डाउन। तो स्टूडेंट्स छोटी कॉइल है उसको बड़ी कॉइल में भेजना है, छोटी कॉइल बड़ी कॉइल से दूर है, और बड़ी कॉइल ऑपरेटिंग कॉइल है और छोटी प्राइमरी के फॉर्म में, और सेकेंडरी कॉइल क्या है, छोटी कॉइल है। तो स्टूडेंट स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, पहले तो ट्रांसफार्मर वो होता है स्टूडेंट्स जो लो वोल्टेज को बदलता है भाई हाई वोल्टेज में, या इसमें देखिए प्राइमरी में बड़ी कॉइल है इसलिए हाई वोल्टेज है, इसको किसमें बदलता है, वो लो वोल्टेज में बदलता है, लो वोल्टेज में बदलता है। ठीक है, आपको बनना चाहिए लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट ट्रांसफार्मर, ये आपको बनना चाहिए। अब बात आ रही है स्टूडेंट्स कि आपने देख ही चुके होंगे, अब बात ये आ रही है कि ट्रांसफार्मर जो है इसका कॉमन प्रिंसिपल क्या है, स्टेप अप रहे चाहे स्टेप डाउन रहे, इसका कॉमन प्रिंसिपल क्या है। तो इसका जो प्रिंसिपल है स्टूडेंट, इसका प्रिंसिपल ये है, अ डिवाइस विच हैविंग टू कॉइल्स, एक डिवाइस जिसमें टू कॉइल्स हो, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल वर्क करे, उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर फिर आपका दो टाइप का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो स्टेप अप क्या करता है, स्टेप अप आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है, और स्टेप डाउन क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। तो आप समझ गए होंगे ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स
लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज, एंड ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये आपको बनना चाहिए स्टूडेंट्स, इसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, है ना। तो ट्रांसफार्मर के टाइप भी हो गया, उसका प्रिंसिपल भी हो गया। अब हम ट्रांसफार्मर में ये देख रहे हैं कि प्राइमरी स्टेप अप और स्टेप डाउन में डिफरेंस देख रहे हैं। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में डिफरेंस आता है, और एनर्जी लॉस और ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। तो सबसे पहले हम स्टेप अप और स्टेप डाउन में डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस देखिए, यह है स्टेप अप, सॉरी स्टेप अप, और ये क्या है स्टूडेंट, स्टेप डाउन। ध्यान दीजिए, तो स्टेप अप में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए प्राइमरी कॉइल छोटी होती है और इसमें सेकेंडरी कॉइल क्या होती है, बड़ी। तो इसमें लिख देना आप अच्छे से, प्राइमरी कॉइल स्मॉल होती है स्टेप अप में, और इसमें क्या होगा स्टूडेंट, देखो प्राइमरी कॉइल लार्ज होती है। इसमें प्राइमरी कॉइल लार्ज और सेकेंडरी कॉइल स्मॉल होती है, ये आपको बनना है स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर 2, इसमें सेकेंडरी कॉइल लार्ज होती है, इसमें सेकेंडरी कॉइल स्मॉल होती है। नंबर 3, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। नंबर 3, ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। नंबर 3, स्टेप अप का यूज़ करते हैं पावर हाउस यूज़ करता है। कौन करता है, पावर हाउस यूज़ करता है इसका। और इसका यूज़ कौन करता है, स्टेप डाउन का डोमेस्टिक लेवल पे होता है, लेवल पे इसका यूज़ होता है ना स्टूडेंट्स। और साथ में स्टेप अप जो है वो महंगा होता है, कॉस्टली होता है, और ये होता है स्टेप डाउन जो घरों में यूज होता है और चीप होता है, चीप इन प्राइस। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा इसको ध्यान से। अब ट्रांसफार्मर में हम देख रहे हैं एनर्जी लॉस, कि एनर्जी लॉस कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा, इससे आप अपने हिसाब से लिखिएगा। मैं यहाँ पे आपको पूरे एनर्जी लॉस को समझा दे रहा हूँ, इसे लिख आप लीजिएगा, और आपके कॉपी में नोट्स लिखे ही होंगे। तो देखिए इसमें क्या है, ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी लॉस है वो 5 प्रकार का होता है। पहला लॉस जो है वो है कॉपर लॉस। ओके स्टूडेंट्स, पहला लॉस जो है एनर्जी का वो है कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। दूसरा लॉस जो है वो है आयरन लॉस। तीसरा लॉस जो है स्टूडेंट वो है हिस्टेरेसिस लॉस। चौथा लॉस जो होता है स्टूडेंट वो होता है फ्लक्स लॉस, और पांचवा लॉस जो होता है स्टूडेंट वो होता है हमिंग लॉस। तो समझना स्टूडेंट इसे ध्यान से। कॉपर लॉस आपको लिखना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर की जो कॉइल है वो प्राइमरी सेकेंडरी वो जनरली मेड बाय कॉपर, कॉपर की बनी होती है। जनरली द कॉइल्स ऑफ ट्रांसफार्मर आर मेड बाय कॉपर, ट्रांसफार्मर की कॉइल कॉपर की बनी होती है। जब एक कॉइल जल जाए तो इसको कहते हैं कॉपर लॉस, जब एक कॉइल जल जाए तो इसको क्या कहते हैं, कॉपर लॉस। ये कॉपर कॉइल में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कॉपर कॉइल जब जल जाए, बर्न हो जाए तो इसे क्या कहेंगे अपन, कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर का जो फ्रेम होता है, फ्रेम, वो फ्रेम आयरन का बना होता है। किसका बना होता है, आयरन का। रस्टिंग के कारण, मॉइस्चराइज वाटर रस्टिंग के कारण उसमें जब रस्टिंग लग जाए तो उस लॉस को हम कहते हैं आयरन लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस क्या है, ट्रांसफार्मर की कॉइल में जब तक करंट बहता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है। क्या बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब तक ट्रांसफार्मर से करंट को फ्लो करोगे कॉइल से तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसे बिहेवियर करेगी, और जब करंट नहीं बहाओगे तो नॉर्मल मेटल कंडक्टर बन के रह जाएगी। तो इससे उसकी कैविटी में जो लॉस हो रहा है उसी को कहेंगे हम हिस्टेरेसिस लॉस। मतलब जब जब उसमें करंट बहेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, और करंट नहीं बहेगा तो नॉर्मल मेटल बन के रह जाएगा। तो इससे उसकी कैविटी में जो लॉस हो रहा है उसको हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। अगला है स्टूडेंट फ्लक्स लॉस। तो फ्लक्स लॉस में क्या होता है, तभी होता है जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल बड़ी और सेकेंडरी कॉइल छोटी हो। प्राइमरी कॉइल से जितना भी फ्लक्स निकलता है वो सेकेंडरी पे थोड़ा जा पाता है, बाकी का वेस्ट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं फ्लक्स लॉस, जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल बड़ी और सेकेंडरी कॉइल छोटी हो। और अगला है स्टूडेंट हमिंग लॉस। तो हमिंग लॉस क्या है, ट्रांसफार्मर जब साउंड को लॉस करता है, साउंड एनर्जी का लॉस करता है, साउंड एनर्जी वाइब्रेशन कारण साउंड एनर्जी का जो लॉस करता है बाय वाइब्रेशन, तो उसी को हम कहते हैं स्टूडेंट हमिंग लॉस। ट्रांसफार्मर की कॉइल जब साउंड एनर्जी का लॉस करता है बाय वाइब्रेशन तो इसी को हम कहते हैं हमिंग लॉस। ओके स्टूडेंट्स, अब ट्रांसफार्मर में हमारा लास्ट फॉर्मूला बचा है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का, और इसके साथ ही आपका 1 शॉट वीडियो होता है पूरा एसी का कंप्लीट।
अब अगला है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को आइए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, समझिएगा इसे। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, तो मैं यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर बना दे रहा हूँ स्टूडेंट। देखिए प्राइमरी है कॉइल और ये है देखिए सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल एसी सोर्स से जुड़ी होती है, सेकेंडरी कॉइल है ना सर्किट से जुड़ी होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम स्टेप अप स्टेप डाउन जो चाहे वो बना सकते हैं। मान लेते हैं कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स NP है और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स NS है। प्राइमरी में बहने वाला करंट IP है, सेकेंडरी में इंड्यूस होने वाला करंट IS है। ठीक है, प्राइमरी का जो वोल्टेज है वो VP है और सेकेंडरी का वोल्टेज VS है। प्राइमरी का EMF EP है और सेकेंडरी का EMF ES है। तो इन सबको आप समझते हैं ना स्टूडेंट। NP नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, VP पोटेंशियल अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, EP EMF ऑफ प्राइमरी कॉइल और IP करंट फ्लोइंग बाय प्राइमरी कॉइल। और IS होगा स्टूडेंट करंट इंड्यूस आएगा, इंड्यूस करंट ऑन सेकेंडरी कॉइल। NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ES इंड्यूस EMF इन सेकेंडरी कॉइल और VS इंड्यूस पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स इसको हम शुरुआत करते हैं फैराडे के दूसरे लॉ से। तो फैराडेज सेकेंड लॉ जो होता है वो E प्रोपोर्शनल टू होता है d∅/dt। तो E बराबर होगा माइनस d∅/dt फॉर n टर्न्स। तो n टर्न्स के लिए E बराबर हो जाएगा माइनस n d∅/dt। तो प्राइमरी कॉइल के लिए होगा EP बराबर माइनस NP, ये हो जाएगा d∅/dt। और सेकेंडरी कॉइल के लिए हो जाएगा ES बराबर माइनस NS, ये होगा d∅/dt। दोनों को डिवाइड किया जाए, ये हो जाएगा EP/ES बराबर माइनस NP d∅/dt और ये माइनस NS d∅/dt। ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। EP/ES बराबर NP/NS, ये आपको बनना चाहिए स्टूडेंट्स। अब सिंस E और V दोनों बराबर होते हैं, ये भी आपको बनना चाहिए। तो इस चीज़ से क्या होगा, EP/ES बराबर हो जाएगा VP/VS बराबर हो जाएगा NP/NS। इसको इक्वेशन 1 दिया जा रहा है। अब ट्रांसफार्मर में आप जानते हैं स्टूडेंट कि इनपुट पावर P इनपुट बराबर क्या होता है P आउटपुट, और पावर का जो फॉर्मूला होता है वो VI होता है, पावर बराबर VI। तो इनपुट होता है प्राइमरी में PP और आउटपुट होता है सेकेंडरी में SS। तो हमें देखिए VP ऊपर चाहिए और VS नीचे चाहिए। तो VP को हम ऊपर रहने देते हैं और VS को इनटू से डिवाइड में ला लिए, तो ये IS के अपन में आ जाएगा IP। तो स्टूडेंट्स फाइनली जब आप देखेंगे तो EP/ES बराबर हो जाएगा VP/VS के और VS/VP बराबर हो जाएगा IS/IP के, और ये बराबर हो जाएगा NP/NS के, और ये हो जाएगा R। करेंट बस उल्टा चल रहा है, बाकी सब प्राइमरी में ऊपर है। तो जो R है ये एक रेशो है, इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका अल्टरनेटिंग करंट का वन शॉट